139 था ना क्वेश्चन नंबर। देखो इसमें एक चीज और सीख लेना थोड़ा सा, है ना। देखो दो चीजों का विशेषकर ध्यान रखना। क्या हुआ? इसके इसको मैं करा देता हूँ, फिर दोनों फिर मैं करा दूंगा। दो चार क्वेश्चन बचे हैं इसके, उनको जब हम सेकंड राउंड लेंगे और प्रमेय के साथ जब करा देंगे आपको। जब तक बच्चे आ रहे हैं जब तक इसको करा देता हूँ। देखो ओवर द कंटूर सी, जहाँ सी एक्स वाई तल में एक वर्ग है। देखो भाई एक चीज का विशेषकर ध्यान रखना, जैसे समाकलन के अंदर हमने क्वेश्चंस किए और यहाँ पर हमने क्वेश्चंस किए, दो चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखो बस इन प्रमेय के लिए या इन क्वेश्चंस के लिए, कि भाई अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया फाइंड करना है, जब तो हम एक चतुर्थांश को लेकर सीधा एरिया निकाल देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें एरिया ना निकालना हो, किसी वेक्टर के अंतर्गत इंटीग्रेशन करना हो, तो फिर हमारी अगर लाइन चेंज हो रही है नीचे से ऊपर, तो हम फिर थोड़ा सा हमें इनको ध्यान देना होता है कि फिर हमें या तो आधा एरिया लो या फिर पूरा एरिया लो, अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो समाकलन का क्रम परिवर्तन करते वक्त। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये फर्स्ट ग्रेड 2022 का जब था, ये से कल बता रहे थे आपको कि भाई अगर फिर आपने समाकलन का क्रम परिवर्तन पढ़ ही रखा है, या तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, अगर आपसे समाकलन नहीं हो पाए तो समाकलन का क्रम परिवर्तन करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई। अब ये 4 मान दे रखे थे, 4 राशियों ये दे रखी थी एक्स वाई समतल में। अब इनसे बंद आकृति आपने वर्ग बनाई थी, तो ये कितना आया था बोलो? 1 0। अगला कितना था? 0 1। इससे अगला कितना था? -1 0। और चौथा और आखिरी कितना था बोलो? 0, -1। ये आपका बना था वर्ग, यही तो था। और आप जानते हो अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण आपको लिखना है। ये भी 1 पे काट रहा है, ये भी 1 पे काट रहा है, तो x का मान भी 1 मिलेगा और y का मान भी 1 मिलेगा। कब मिलेगा? जब x + y बराबर कितना हो? 1 हो। यहाँ से x का मान 1 मिलेगा लेकिन y का मान -1 मिलेगा, यानी y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। x - y = 1। ठीक है। यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि -x + y = 1। यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ही नेगेटिव हैं, -x - y = 1। 4 रेखाएं हो गई। ठीक है भाई, 4 रेखाएं आपकी हो जाती हैं। यहाँ से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। लाइव स्टार्ट नहीं हुआ अभी? हो गया होगा लाइव। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, लाइव स्टार्ट होगा। लाइव स्टार्ट है, स्टार्ट है भाई लाइव। हो गया हो गया। देखिए अब इसको आप निकाल रहे हो f.dr को, इसको कर रहे हो तो i.i1, तो ये बनेगा आपका xy/dx और ये बनेगा आपका y² dy। अब ये pdx + qdy की फॉर्म हो गई, pdx + qdy, तो इसको क्षेत्रफल समाकलन में बदलो। क्षेत्रफल समाकलन में ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। q का तो किसके रेस्पेक्ट में करोगे बोलो? x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 0, माइनस p का करोगे y के रेस्पेक्ट में x, और dx dy लिख लो या dy dx कुछ भी लिख लो, है ना। अब बात है समाकलन के क्षेत्र की, है ना। क्या जी? नहीं स्टार्ट हुआ? क्यों स्टार्ट? क्यों ये स्टार्ट तो है लाइव। देखो अच्छा स्टार्ट सेशन, सॉरी सॉरी सॉरी। अभी देखो हो गया क्या स्टार्ट? देखो लाइव आ गया क्या? अभी आ गया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है।
केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। देखिए भाई, अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसे दो पार्ट में तोड़कर कर सकते हो हमेशा, क्योंकि अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो 1 2 3 4 1 का निकाल देते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो आधे पार्ट में कर दो इस वाले में, फिर इससे आधे वाले पार्ट में कर देना। अब आधे पार्ट में कर रहे हो तो हमने किसके समांतर पट्टी खींच दी? वाई अक्ष के समांतर पट्टी खींच दी। लेकिन वाई अक्ष के समांतर पट्टी खींचने से पहले एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखो, ये ओवर द सरफेस एस है और ये एक्स डी एक्स डी वाई है। अब एक चीज़ देखो भाई, यहाँ से दो चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ से एक चीज़ का विशेषकर ध्यान रखो कि भैया एक्स लगा हुआ है, अगर एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखता हूँ तो कैसा फलन हो जाता है? विषम फलन हो जाता है। कैसा हो जाता है? विषम फलन हो जाता है। एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखता हूँ तो ये कैसा फलन हो जाता है? बोलो, विषम फलन हो जाता है। और ये विषम फलन हो जाता है तो अब हम क्या करते हैं कि भाई पहले एक्स को ही चेक कर लेते हैं। तो हम पट्टी किसके समांतर खींच लें? एक्स अक्ष के समांतर खींच लें। अब चाहें तो इस वाले ऊपर वाले क्षेत्र को ले लो, पहले इन दोनों को, पीछे नीचे वाले दोनों को ले लो। देखिए भाई, अगर एक्स अक्ष के समांतर पट्टी खींचते हो तो इस प्रकार आएगी। देखिए भाई, अब एक्स अक्ष के समांतर पट्टी खींचिए तो आपकी इस प्रकार आएगी। और यहाँ पर वाई का मान कितना है? बोलो, 0। 0 से यहाँ तक जा रही है। पर दूसरे वाले क्षेत्र में एक्स अक्ष के समांतर यहाँ पे आएगी, फिर नीचे की सीमा यहाँ से यहाँ तक परिवर्तित होगी। अब देखो, इसको अगर मैं दो पार्ट में तोड़ता हूँ तो ये आएगा माइनस ओवर द डबल इंटीग्रेशन एक्स डी वाई डी एक्स। अब एक्स की नीचे की सीमा, एक्स की नीचे की सीमा आएगी 1 माइनस वाई का नेगेटिव, 1 माइनस वाई का नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में लिखनी है माइनस ए से ए, तभी तो विषम वाला केस लगेगा। और फिर इधर की साइड में एक्स की सीमा आएगी 1 माइनस वाई। ठीक है, और पट्टी यहाँ तक मूव कर रही है, कहाँ तक? वाई का मान 0 और ऊपर कितना? 1, 0 to 1। ये तो एक क्षेत्र तोड़ दिया, क्षेत्र नंबर फर्स्ट। अब दूसरा तोड़ दीजिए। दूसरे वाले को तोड़ोगे तो दूसरे वाले में भी माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, ये माइनस लगा हुआ है। अब ये फिर से आपने एक्स डी वाई डी एक्स लिख दिया, है ना। अब डी एक्स की पट्टी बोलो, यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा? ये आएगा 1 प्लस वाई का नेगेटिव, 1 प्लस वाई का नेगेटिव। और इधर की साइड जाएगी तो एक्स का मान आएगा 1 प्लस वाई। और वाई की सीमा अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? बोलो, यहाँ पर वाई की सीमा स्टार्ट हुई थी 0 से 1 तक, और यहाँ पर स्टार्ट होगी -1 से 0 तक। अब मुझे बताओ, एक्स के स्थान पर देखो माइनस ए से ए लिमिट है, यहाँ भी माइनस ए से ए लिमिट है। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर एक्स के स्थान पर मैं माइनस एक्स रखूँ तो फंक्शन आपका चेंज हो जाता है। कैसा फलन हो जाएगा? विषम। और विषम फलन का इंटीग्रेशन सीधा ही क्या होता है? 0। ये कैसा फलन हो जाएगा? विषम फलन। ये विषम फलन हो जाता है, और विषम फलन का जो इंटीग्रेशन है वो सीधे क्या हो जाएगा? बोलो, आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0, और बराबर में कितना आ जाता है? 0। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर ऐसे अगर आपको नहीं करना होता तो फिर या तो ऊपर वाले पार्ट को अलग निकाल लो, नीचे वाले को अलग निकाल लो, या फिर ऐसा करो, इसके जो बाई अक्ष है इससे राइट हैंड वाले पार्ट को अलग निकाल लो और इसको अलग निकाल लो। इसको अलग निकाल लो बाई अक्ष के समांतर पट्टी खींचकर, और इसको अलग निकाल लो बाई अक्ष के समांतर पट्टी खींचकर। इन दोनों को अलग अलग निकाल दो और दोनों को जोड़ दो। इसको अलग निकाल लो और इसको अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो फिर चारों रेखाओं पर चलो, 1 2 3 4, चारों रेखाओं पे अलग अलग निकाल लो और चारों को जोड़ दो, तो भी क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो भी आपका 0 ही आता है। कल जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जब गए थे तो मैंने चारों रेखाओं से निकाल के बताया था, वो कितना आया था? 0 ही आया था। ठीक है भाई, तो इसका आंसर 0 ही है भाई। आपको तो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका ढूंढना होता है, आपको तो शॉर्ट से शॉर्ट तरीका ढूंढना होता है। ठीक है भाई, फिर मैं करा देता हूँ मैं अब आपको, दोनों तीनों से हो जाएगा ये, क्योंकि हमें पता है कि बाई तो यहाँ है ही नहीं, तो बाई तो समफलन आएगा। बाई समफलन आएगा, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखने पर ये विषमफलन बन जाता है। तो हमारा काम होगा कि चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, डी वाई डी एक्स कर दिया। पहले मैंने एक्स की लिमिट लगाई, एक्स की लिमिट लगाने के लिए एक्स अक्ष के समांतर पट्टी खींचोगे,
लिमिट तो किसी की भी लगा सकते हो, हमने इस कारण x की लगाई क्योंकि हमारे पास विषम वाला केस मिल जाएगा और सीधे ही समाकलन का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, विषम वाले केस के कारण। लिख लिया क्या? लिख लिया ना। इसके बाद लिखेंगे गॉस अपसरण प्रमेय। स्टॉक का स्टेटमेंट आया था इस बार शायद, अरे गॉस अपसरण प्रमेय आई थी। ठीक है, और जो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे एक आध दो, जैसे कि हम सॉल्यूशन कराएंगे क्वेश्चंस के, तब उस टाइम उनको करा दें। गॉस अपसरण प्रमेय या गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। अपसरण को इंग्लिश में क्या कहते हो, डाइवर्जेंस। क्या? इस क्षेत्रफल में इसका मान निकाला जाता है। क्षेत्रफल नहीं होता है, ये क्षेत्रफल नहीं होता है, इस क्षेत्रफल के मतलब इस क्षेत्रफल में इसका मान निकाला जाता है। हाँ, तो वो इसी बेस पे निकालना पड़ेगा आपको, इसी बेस पर। अगर दोनों लिमिट -a से a हो रही हो ना, तो वो चेक कर लिया करो, 4 से मल्टीप्लाई करके मत निकालना। ठीक है, देता है कि इस f का मान या इस x f बराबर या a बराबर x y z का मान इस एरिया के अंदर ज्ञात करो, dx dy dz लगा के दे देता है एग्जाम में। ठीक है भाई, बदल गया क्या? हो गया ना। अब लिखेंगे, वो भी जैसे आपको पेपर टेस्ट देंगे ना, उसमें और प्रैक्टिस करा देंगे। लेंगे सर है नहीं। गॉस अपसरण प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो, किसी सदस्य f का, किसी सदस्य f जो कि पृष्ठ S द्वारा घिरे आयतन V में सतत व अवकलनीय है। सतत भी और कैसा है बोलो, अवकलनीय है। तब अभिलम्बीय
एफ के अभिलम्ब पृष्ठ समाकलन को तब एफ के अभिलम्ब यानी कि नॉर्मल की संगत है ना, अभिलम्ब पृष्ठ समाकल को अभिलम्ब पृष्ठ समाकलन को अभिलम्ब पृष्ठ समाकलन को डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। आयतन समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। अभिलम्ब पृष्ठ समाकलन यानी कि एफ का पृष्ठ समाकलन लेंगे किसके अनुदेश, अभिलम्ब के अनुदेश, और उसको किस में कन्वर्ट करोगे, डायवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन में। अर्थात अगर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे आप, हाँ जी, एफ वेक्टर का, हाँ जी, एफ वेक्टर का पृष्ठीय समाकलन ले रहे हो, है ना, एफ वेक्टर का पृष्ठीय समाकलन ले रहे हो, किसके अनुदेश ले रहे हो, अभिलम्ब के अनुदेश, और इधर आ जाएगा ds सरफेस एरिया। एक कॉस्ट हो, ये किस में बदलेगा, वॉल्यूम में। सरफेस यानी पृष्ठ जो है वो किस में बदलेगा, आयतन में, लेकिन किसके आयतन में, डायवर्जेंस एफ वेक्टर, और ये हो जाएगा dv। ये स्टेटमेंट होता है किसका, बोलिए, गॉस का स्टेटमेंट होता है। गॉस प्रमेय ये कहती है अभिलम्बीय पृष्ठ समाकलन आपके आयतन समाकलन में परिवर्तित हो जाता है। शॉर्ट में अगर हम बात करें, अभिलम्बीय पृष्ठ समाकलन, अभिलम्बीय एफ का अभिलम्बीय पृष्ठ समाकलन कन्वर्ट हो जाता है डायवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन में। यही तो बात है बस। सतत और अवकलनीय और होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सतत और अवकलनीय। एफ का अभिलम्ब, एफ एक सदिश है ना, एफ का अभिलम्ब पृष्ठ समाकल डायवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन में परिवर्तित हो जाता है। एफ का अभिलम्ब पृष्ठ समाकल डायवर्जेंस एफ के आयतन समाकलन में परिवर्तित हो जाता है। एफ का अभिलम्ब पृष्ठ समाकल यानी कि नॉर्मल के करस्पॉन्ड जो सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया के संगत, वो वॉल्यूम में आपका कन्वर्ट होगा। किस में, वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट होता है, बोलो, वॉल्यूम में आपका कन्वर्ट हो जाता है। लिख लिया। और इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस, फिर कुछ प्रॉपर्टी कराएंगे। इसका कार्तीय रूप लिख लो। ये तो फॉर्म हो गई ये वाली, कार्टेशियन फॉर्म लिखो, कार्तीय रूप। ये लिख लिया ना सभी ने, लिखो जल्दी करो। कार्तीय रूप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय रूप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर एफ वेक्टर बराबर आपके एफ के 3 घटक होते, एफ के कितने घटक होते, 3 घटक होते, यानी कि F1 I, F2 J कैप और F3 K कैप। ठीक है भाई। तो देयरफॉर, हाँ जी, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर निकालना कितना था, डाइवर्जेंस एफ वेक्टर आप जानते हो, I डेल ओवर डेल एक्स, J डेल ओवर डेल वाई, और ये आता है K डेल ओवर डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में लिया जाएगा, एफ वेक्टर के साथ में। एफ वेक्टर है आपका F1 I, F2 J और F3 K। और आप जानते हो I डॉट I बराबर कितना होता है, 1, J डॉट J बराबर 1, K डॉट K बराबर 1। तो सीधे इसके घटकों का अवकलन हो जाएगा। F1 का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। F2 का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में।
और F3 का हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में हो जाता है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो जाता है। अब एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपका हो जाता है, ये डाइवर्जेंस एफ का क्या हो जाता है बोलो, मान। तो देयरफॉर अब हमारे पास जो प्रमेय है सरफेस एरिया एफ वेक्टर डॉट एन कैप, और ये कितना आ जाएगा बोलो, डी एस, कन्वर्ट हो जाएगी अब आपकी किसकी बोलो, वॉल्यूम में, वी फॉर वॉल्यूम, ये आएगा अब आपका डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल वाई, इधर से आएगा डेल F3 ओवर डेल जेड, और इनटू में कितना हो जाएगा बोलो, डी एक्स डी वाई डी जेड, इनटू में कितना हो जाता है बोलो, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी इस फॉर्म में। सीधा घटकों का कर देना, F1 का x के रेस्पेक्ट में, F2 का y के रेस्पेक्ट में, F3 का z के रेस्पेक्ट में, dx dy dz लगा देना सीधा, और वॉल्यूम लगा देना जो भी आपके पृष्ठ आपको घेरे हुए है, और जहाँ से जितना आयतन निकल सकता है, जैसे गोला होगा, घन होगा, घनाभ होगा, जो भी होगा उसी के अनुसार हम उसका वॉल्यूम निकाल देते हैं, उसी के अनुसार आप उसका क्या निकाल देते हो, वॉल्यूम। तो एक चीज़ ध्यान रख लो बस इसमें, है ना, तो जहाँ भी एन कैप दिखाई देना वहाँ डाइवर्जेंस लगा देना बस, याद करने की दृष्टि से। जहाँ भी एन कैप, जैसे एन कैप दिखाई दे रहा है तो इसको डाइवर्जेंस एफ, डाइवर्जेंस एफ को क्या लिखते हो बोलो, डेल एफ, ये जो लिखते हो डेवी। एन कैप के स्थान पर ये डॉट प्रोडक्ट है, एन कैप डॉट एफ वेक्टर भी आ जाता, तो डॉट प्रोडक्ट क्रमन में नियम की क्या करता है, पालना करता है। ठीक है, इसमें आप ये यूज करेंगे डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से गॉस अपसरण प्रमेय के कुछ निगमन है, ठीक है, वो लिखेंगे। हाँ 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 होनी तो चाहिए, पर यहाँ तो मान रखा है इन्होंने, पहला ही रिजल्ट है, पहला ही मान रखा। देखो लिखा देता हूँ, पहले निगमन लिख लो, देखते हैं फिर, वो तो कुछ नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है। देखो भाई डबल वेक्टर लगाया था, उसी की तो कह रहे हो आप। हाँ देखो लिखो, पहले तो बता देता हूँ, अभिलंब में पृष्ठ जो सरफेस होगा ना, सरफेस जिस सरफेस पे चल रहा है, जिस अभिलंब के अनुदिश, जैसे कि सरफेस पृष्ठ समाकलन निकाल रहे हो, जैसे एक्स वाई समतल में निकाल रहे हो, तो एक्स वाई समतल में निकाल रहे हो तो इसका अभिलंब जेड अक्ष के अनुदिश आएगा। जैसे कि ये आपका एक्स वाई तल हो गया, एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, तो इसका अभिलंब कौन सी अक्ष के अनुदिश आएगा, जेड अक्ष के, ग्रेड से। अब इधर से निकालोगे, हाँ वो तो निकलेगा, क्रॉस में निकलेगा, कर्ल एफ के आयतन समाकलन में बदलेगा, वो भी स्टोक्स पर मैं कराऊंगा। ये वाला जैसे कि एक्स जेड तल में निकाल रहे हो तो इसका अभिलंब कौन सी अक्ष आ जाएगी, वाई अक्ष आ जाती है, इस प्रकार। देखो भाई निगमन हमें करना नहीं है, हमें तो शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो देखो सबसे पहले गॉस अपसरण प्रमेय के निगमन लिखो, पूछा भी गया एक दो बार। पहला है, ये दे रखा है, ओवर द सरफेस एस एन कैप डॉट एफ वेक्टर डी एस, डॉट लगा हुआ तो वो हमेशा वेक्टर ही होता है। सरफेस किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वॉल्यूम में, और वो भी डाइवर्जेंस में। पहली प्रॉपर्टी, यहाँ से बोलो ये होता आपके पास एन कैप क्रॉस एफ। देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो बस,
जहाँ एन कैप दिखाई दे ना, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हो ना, जहाँ एन कैप दिखाई दे वॉल्यूम में अगर आप कन्वर्ट करो तो एन कैप के स्थान पे क्या लगा देना, डेल। डेल क्रॉस हो जाएगा वे, और ये डी भी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड निगमन, जहाँ भी एन कैप दिखाई दे एन कैप के स्थान पर डेल लगा देना, बस इतना सा काम करना। जैसे कि एन कैप फाई है। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, कुछ समझ आ रहा है? फाई सदिश है क्या अदिश है? अदिश है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ। अब फाई अदिश है तो यहाँ से अब आपका ये वी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी आपका लग जाएगा डेल, लेकिन डेल फाई और ये डी भी। अब ये जो डेल फाई बना है ना आपका, ये वाला डेल फाई, वो क्या क्या कहलाएगा बोलो? अब डाइवर्जेंस नहीं कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रेड। तो आप तो इतना याद रख लो, जहाँ एन कैप हो एन के स्थान पर क्या लगाना है, डेल लगाना है। तो 3 निगमन आपको सीधे याद हो जाएंगे। फिर जहाँ भी एन कैप हो एन कैप के स्थान पर डेल वेक्टर कन्वर्ट कर देना। डेल वेक्टर जहाँ भी एन कैप दिखाई दे उसके स्थान पर क्या कन्वर्ट कर देंगे आप, डेल वेक्टर कन्वर्ट कर देंगे। जहाँ भी एन दिखाई दे उसके स्थान पर क्या व्यक्त कर दोगे। इसको ग्रेड 5 भी लिख के दे देगा एग्जामिनर, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, है ना। बस इतना सा ध्यान रख लो, जहाँ एन कैप होगा उसके स्थान पर क्या कन्वर्ट करना आपको, ग्रेड 5। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद एक आध रिजल्ट और बचता है तो उसे लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चंस करते हैं फिर और प्रैक्टिस बढ़ाते चलेंगे। लिख लिया ना? किस में? जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और जब आपने बीएससी भी पढ़ी होगी वहाँ पर भी लिखा हुआ है। गॉस, जब मैथ पढ़ते होंगे तो आप बीएससी का सिलेबस उठाना, गॉस डाइवर्जेंस और स्टॉक का केवल हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, प्रूफ नहीं सीखेंगे। केवल क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। अब प्रूफ के लिए तो फिर काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, फिर क्यों पूरा लेंदी में जानना चाहो। हमें तो क्वेश्चन से मतलब होता है जो एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि पूरा पूछना है तो पूछ सकते हो। हमें तो केवल क्या है, क्वेश्चन से मतलब होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, सिद्ध कीजिए या फिर मान निकालिए, मान ही निकाल दीजिए आप, है ना। AXI, अब दोनों से करा सकते हैं, जबकि यहाँ तो बुक्सों के अंदर दे रखा है कि भाई स्टॉक्स प्रमेय या गॉस प्रमेय का सत्यापन कीजिए। हम क्यों सत्यापन करने लगे? हमारे लिए तो क्वेश्चन आएगा कि आप स्वयं पहचान और करके आंसर बताओ। तो आप आपस में इंटरचेंज करना जानते ही हो इनको, ये जो प्रमेय आपको दे रखी हैं, तो हम तो इंटरचेंज उसमें करेंगे जिससे हमें ईजी हो जाएगा, जिससे हमें ईजी हो जाएगा। अगर कोई भी सरफेस में क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, और सरफेस है बंद ऑलरेडी, भाई बंद सरफेस है, वॉल्यूम बी को घेरा हुआ है, अगर बंद, जब भी तो वॉल्यूम बी को घेरेगा। अगर आपकी बंद सरफेस दे दे तो आंख बंद करके कौन सी प्रमेय लगा देंगे? बंद सरफेस दे दे, सरफेस बंद सरफेस दे दे तो सरफेस पे पूछ रहा है तो गॉस लगा देंगे। आयतन में बदलो, किस में बदलो? आयतन में। अगर रेखा दे रखी है कर्व पे और बंद वक्र है तो ग्रीन प्रमेय लगा दो, वो स्टॉक्स का ही रूप होता है। ग्रीन जो प्रमेय होती है, जैसे एक किताब में तो स्टॉक्स का रूप लिख रखा है, और वैसे ग्रीन प्रमेय का ये होता है कि पृष्ठ जो आपका समतल में क्षेत्रफल समाकल रेखा समाकल में परिवर्तित होता है। तो कई बार तो सीधा स्टेटमेंट, एक बार सेकंड ग्रेड में सीधा स्टेटमेंट पूछा गया था 2018 वाली भर्ती में, कि तीनों में से कौन सी ग्रीन प्रमेय का स्टेटमेंट है। आपके स्टॉक्स प्रमेय का स्टेटमेंट आया था शायद, तो वो देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन दे रखा है AXI BYJ, और यहाँ से CZK। अब देखो यहाँ से पहचानने का तरीका तो यही है सीधा, हाँ भाई सरफेस है और किसके अनुदेश है? एन कैप मिल गया। क्या मिल गया आपको? एन कैप। जहाँ S
गोला का पृष्ठ है का मान ज्ञात कीजिए, है ना, का मान ज्ञात कीजिए जहाँ एस गोला, जहाँ एस जो है गोला और गोले की त्रिज्या दे रखी होगी उन्होंने कुछ एक दे रखी है, एस गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 का पृष्ठ है। हाँ जी, जैसे कि 2D में वृत्त होता है, 3D में होता है आपका गोला, और गोला का समीकरण होता है जैसे x माइनस ए का स्क्वायर, वाई माइनस वी का स्क्वायर, और ये होता है जेड माइनस सी का स्क्वायर, और बराबर में कितना होता है बोलो, आर स्क्वायर। आर जो होती है इसकी त्रिज्या होती है और ए बी सी इसके केंद्र होते हैं। ए बी सी इसके क्या होते हैं बोलो, केंद्र, और आर इसकी क्या होती है बोलो, त्रिज्या। आर इसकी क्या होती है बोलो, त्रिज्या होती है, और ए बी सी जो है इसके क्या होते हैं बोलो, केंद्र होते हैं। ठीक है, ये आते हैं ए वी सी केंद्र हो गए, और आर इसकी जो है वो त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई एन कैप भी लगा हुआ और पृष्ठ समाकल है, 3D में पृष्ठ समाकल दे रखा है और एन कैप भी लगा हुआ है, तो हम इससे किस में बदलेंगे बोलो, इसमें लगा देंगे कौन सी प्रमेय, गॉस प्रमेय, और गॉस प्रमेय से ये आयतन समाकलन में बदल जाएगा। गॉस प्रमेय से ये जो मान है ना वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, वॉल्यूम में, किसमें, वॉल्यूम में, और डाइवर्जेंस एफ के वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा, डाइवर्जेंस एफ, और ये हो जाएगा डीवी। हाँ जी, डाइवर्जेंस एफ कैसे निकालते हो, अब 3 घटक दे ही रखें, F1 F2 और F3। अब 3 घटक दे रखे हैं, यानी कि डेल F1 का हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, और डेल F2 का हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, और डेल F3 का हो जाएगा आपका z के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से आपका हो जाता है कितना, dx dy dz। 3 कोऑर्डिनेट में आ रहा है ना वॉल्यूम, तो क्षेत्रफल 2 कोऑर्डिनेट्स में आएगा, और ये आ गया B4 वॉल्यूम। हाँ जी, पहला घटक तो ये है। अब इसका आप कीजिए किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो कितना बचा a, इसका y के रेस्पेक्ट में करो कितना बचा b, इसका z के रेस्पेक्ट में करो कितना बचा c, और ये कितना बचा बोलो, dx dy dz। अब क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, a प्लस बी प्लस सी। अब मैंने पहले ही बता रखा है आपको, अगर अंदर कुछ भी मान नहीं बचता है, अगर अंदर कुछ भी मान नहीं बचता है और 3 कोऑर्डिनेट लगे हुए हैं तो वो सीधा आयतन हो गया उस सरफेस का। अगर 2 लगे होते तो सीधा क्षेत्रफल हो जाता, और 1 लगा होता तो सीधा उस वक्र की लंबाई हो जाती, अगर आप जानते हो तो। अब dx dy dz यानी कि ये क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन सीधा। अजी गोले का आयतन कितना होता है वो आप सभी जानते हो, a प्लस बी प्लस सी 4/3 पाई आर क्यू। आर मीन्स रेडियस, रेडियस कितनी है इस गोले की, 1 है। ठीक है भाई, रेडियस 1 है, तो ये आ गया अब हमारे पास 4/3 पाई, और ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाता है। 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी, 4/3 पाई a प्लस बी प्लस सी। इस बार भी आया था एक क्वेश्चन तो इस प्रमेय पर, हाँ फर्स्ट ग्रेड में भी था। आप तो F1 F2 F3 को बदल दो, है ना। वो प्रमेय तो लिख ही ली थी आपने, है ना।
हो गया ना सभी का? लिख लिया? उसको खोल के लिख सकते थे, जैसे डी एक्स डी वाई डी जेड में निकालना होता तो एफ वन घटक आता, पृष्ठ वाले केस की अगर बात करते तो तीनों के अविलंब एक दूसरे के लंबत होते हैं भाई। ये लिख लिया? देखो इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये जो पार्ट है ना इधर वाला, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ओवर द सरफेस एस, तो एफ वन घटक आएगा डी वाई और डी जेड समतल में, मतलब वाई और जेड में। फिर आएगा ऐसे ही एफ टू, दूसरा आता है आपके पास डी एक्स डी जेड में। फिर आएगा आपका एफ थ्री डी एक्स डी वाई में, ऐसे भी लिखा जाता है। अब हमें तो इस वेक्टर के एफ वन एफ टू और एफ थ्री पहचानने होते हैं, और सीधा इनका एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देना, और करने के बाद सीधा वॉल्यूम में इसे कन्वर्ट कर देना। सीधा ही आप इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मान इसके बराबर भी लिखा जाता है हमेशा, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो परस्पर लंबत होते हैं। जैसे कि वाई जेड में निकालना है तो एफ वन घटक निकलेगा एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश घटक निकलेगा वाई जेड तल में, अभिलंब के अनुदिश, अभिलंब के अनुदिश जैसे वाई जेड तल में निकालना होता। अब वाई जेड तल में, वाई जेड जैसे कि ये वाई और ये जेड है, वाई जेड तल में इसका अभिलंब कौन सा आता? जेड। जैसे वाई जेड में निकाल रहे हो ना, वाई है और ये जेड है, तो कौन सा आता? एक्स। तो एक्स घटक कौन सा होता? एफ वन। तो एफ वन डी वाई डी जेड। ऐसे ही हमें अगर इसका निकालना पड़ता है एक्स जेड समतल में, एक्स जेड समतल में निकाल रहे हो तो इसका अभिलंब घटक क्या आएगा? एक्स जेड में वाई के अनुदिश आएगा, यानी कि एफ टू घटक। ऐसे यहाँ एफ थ्री घटक आएगा एक्स वाई समतल के लंबत घटक में। ठीक है भाई, ये अभिलंब हो जाता है उसका, है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, या तो इस फॉर्म में आएगा, ये जो अभी बताई है एन कैप डी एस लिखा आएगा। अगर एन कैप डी एस लिखा नहीं आए तो दूसरी फॉर्मूल लिख लो इसकी। चलो ये क्वेश्चन आ गया, इसको करा ही देता हूँ। ये भी आ गया, ए बी सी के बराबर करा दूँ। अब ये भी निकल गया तो चलो इसको करा देता हूँ। ये अभी आया था फर्स्ट ग्रेड 2022 में। अब वो एच दे दिया है, क्या दे दिया है एग्जामिनर ने? एच। अब एच के तीन घटक हो गए, एफ वन, ये एफ टू, और ये दे दिया एफ थ्री। एफ वन एफ टू एफ थ्री। अब ये देखो एन कैप लगा हुआ है, तो ओवर द सरफेस एस, एच डॉट एन कैप डी एस कन्वर्ट टू वॉल्यूम और डाइवर्जेंस एच वेक्टर डी वी, है ना, ओवर द वॉल्यूम। हाँ जी। अब इसका कर दीजिए, ये बी फोर वॉल्यूम है। अब इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ये डायरेक्ट कर दूं, बोलो। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा 1, इसका वाई के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2, इसका जेड के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 3, और डी एक्स डी वाई डी जेड, यानी कि सीधा कांस्टेंट आ गया तो 6 आ गया, 6, और पूरे एरिया का वॉल्यूम। हाँ जी, पूरे एरिया का जहाँ एस के द्वारा घिरा हुआ आयतन कितना दे रखा है? ए है, तो पूरे का जो आयतन है वो ए दे ही रखा है, तो 6 ए आंसर हो जाता है। ये फर्स्ट ईयर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, 6 ए था।
150 दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 150 भी दे रखा है शायद। इसी टाइप का है ना। 150 है, 151 है। एक सौ छियासठ है, 150, 151, 166 है ना। 166, 150, 151, 166, ठीक है, ये तो लिख लिया ना। देखो, आवाज नहीं। एस दे रखा है आपका क्या, गोला का पृष्ठ है, ये एस दे ही रखा है, एन कैप डी एस लगा हुआ है, अभिलंब में सदिश दे ही रखा है, तो इसका मान पूछा है। ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम में, और डाइवर्जेंस एफ के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डी आ जाता है। V4 वॉल्यूम, वो भी गोले का। डाइवर्जेंस एफ निकालो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कितना 2, इसका वाई के रेस्पेक्ट में 2, इसका जेड के रेस्पेक्ट में 3, और ये कितना हो जाएगा DV, यानी कि 3 और 2 5 और 2 7 ओवर द वॉल्यूम DV। ये किसका वॉल्यूम है बोलो, गोले का। हाँ जी, गोला कितना है, 1 रेडियस का है, तो 7, ये हो जाएगा 4/3 पाई AQ, तो कितना आ गया बोलो, 28/3 पाई। क्या जी, 28/3 पाई। अट्ठाईस बटे तीन पाई। पेन देना 1 मिनट, सही कर लेते। ये कौन सा क्वेश्चन था, 150, 151 को स्वयं करो सेकंडों में। वेरी गुड। लिख लिया ना सभी ने। ठीक है, ये लिख लिया ना सभी ने, बढ़े आगे। 28 कर लो, ठीक है, 2 आगे लगा लो। हाँ जी, आर वेक्टर दे ही रखा है। अब आर वेक्टर को आप जानते ही हो, क्या लिखते हो, XI YJ और ZK, यानी कि तीनों घटक मिल गए आपको, N कैप DS। तो ये कन्वर्ट होगा V4 वॉल्यूम। हाँ जी, इसका x के रेस्पेक्ट में 1, इसका 1, इसका 1, और ये हो जाएगा DV, तो 3 ओवर द वॉल्यूम DV। अब पूरा वॉल्यूम क्या दे रखा है बोलो, गिरा हुआ आयतन कितना है, V है, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाता है आपका 3V। किसका 56 भी है क्वेश्चन, सेम 156 या 56, 56 भाई सेम क्वेश्चन है यही, दोबारा मत पूछना जब कराएं। 56 क्वेश्चन नंबर 56 भी यही है।
लिख लिया? लिख लिया ना? अब देखिए इसके बाद है, कौन से नंबर का क्वेश्चन बताया था मैंने आपको? 166, 166। हाँ भाई, तीनों घटक दे रखे हैं। ये कौन सा है? F1, ये कौन सा है? F2, और ये कौन सा है? F3। और पहले से ही पृष्ठ कह दिया किसका? गोले का। और गोले का आयतन आप जानते ही हो, 4/3 पाई ए क्यू, 4/3 पाई ए क्यू। ठीक है भाई। इधर से अगर हम चर्चा करेंगे वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, यानी कि डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल वाई, और डेल F3 ओवर डेल जेड। और यहाँ से डी वी हो जाता है वॉल्यूम, डी एक्स डी वाई डी जेड। हाँ जी, F1 को एक्स के रेस्पेक्ट में करो, 1 आ जाएगा। इसका वाई के रेस्पेक्ट में भी 1 आ जाएगा, इसका जेड के रेस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। क्या बना अब आपका? डी एक्स डी वाई डी जेड, यानी कि डी वी। तो ये हो जाएगा T2 वॉल्यूम ऑफ डी वी। स्पेयर का वॉल्यूम निकाल दो भाई, कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। क्या हुआ? क्या हुआ? रेडियस कितनी है उसकी? 2 है ना? तो ये हो जाएगा 2, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो गया 64/3 पाई। क्या हुआ? 63 भी यही क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 63 सेम बताया, देख लो भाई थोड़ा सा। अच्छा सेम है, बस वहाँ ए रेडियस ले लिए। सेकंड गेट 2011 का क्वेश्चन है, ए रेडियस ले लिया। कुछ दिक्कत है भाई? गोले की त्रिज्या 2 है यहाँ पर, है ना? ये होगी F1 F2 F3 है, ये तीनों घटक। 168 कॉलेज लेक्चरर, 168। अब तक तो गोला चल रहा है, अब घना आ गया। 168 क्यूब आ गया, क्यूब। ठीक है भाई, ये लिख लिया ना? 166। अब इसके बाद बात करते हैं 168 की। एक 168 कैसे बदल गया? अच्छा, दो बार 168 हो गया है क्या? मतलब इससे अगला 169 वाला देखो, 169 कर लेना इस डिजिट को। अगला 170 ही है ना? देखो भाई, एस इकाई घन का पृष्ठ है, इकाई घन का पृष्ठ है, यानी कि उसकी जो भुजाओं की लंबाइयाँ वो 1 1 1 1 है। ठीक है भाई, जिसकी 3 भुजाएं एक्स वाई जेड अक्ष हैं, तो ओवर द सरफेस एस एफ डॉट एन कैप डी एस का मान बताना है। ये आपका F1 है, आवाज़ नहीं भाई, ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है। तीनों दे रखे हैं, 3 घटक हैं। अब पृष्ठ समाकल को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर दो डाइवर्जेंस प्रमेय से। V4 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमेशा 3D में लगता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में लगेगा। अब यहाँ से हमारे पास आएगा डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल वाई, और डेल F3 ओवर डेल जेड।
और वही वॉल्यूम डी बी यानी कि डी एक्स डी वाई डी जेड, तो शॉर्ट में लिख दिया करो। तो इसे लिखेंगे जब आप ओवर द, अजय इसका एक्स रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 4z, फिर उसका आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2y, और इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस का y, प्लस का क्या आ गया y वॉल्यूम, और ये आ गया डी बी। अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो भाई, क्योंकि अब सीधा आ जाता। जब तो हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर मुझे इस कमरे का आयतन निकालना है तो पहले सबसे पहले अगर इसमें पानी भरना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले फ्लोर पर जाएगा, लंबाई पर और चौड़ाई पर, फिर उसके बाद हाइट, जितनी हाइट जाती है। अब तीनों ही सेम हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा क्यों, सीधा आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये भीतर एक्स वाई जेड आ गए, भीतर एक्स वाई जेड आ गए तो अब हमारे पास ये हो गई भाई ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिमिट। अब ये कितना बचा 4z, ये कितना बचा 4z माइनस 2y प्लस का y, तो ये कितना आ गया बोलो माइनस का y। अब चूंकि एक्स वाई जेड है तो अब हमारे पास डी एक्स डी वाई और डी जेड लगेगा, डी एक्स डी वाई और डी जेड लगेगा। अब इसकी लिमिटों पे चर्चा करनी पड़ेगी भाई, लिमिट लग जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा, लिमिट नहीं लगी तो क्वेश्चन नहीं होगा। अब इसकी लिमिट लगनी चाहिए। अब इसने कह दिया पहले ही जो घन पड़ा हुआ है वो तीनों अक्षों पर पड़ा हुआ है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। तो घन इस प्रकार पड़ा हुआ आपका, ठीक है भाई, तीनों अक्षों पर। अब तीनों अक्षों पर आपका घन है, तीन अक्ष दे रखे। हाँ जी, इसके कोऑर्डिनेट बोलो कितने आएंगे। ये सपोज कीजिए एक्स अक्ष होती, ये सपोज कीजिए वाई अक्ष होती या जेड अक्ष होती, और ये वाई अक्ष होती। बोलो इसके कोऑर्डिनेट कितने होते, इसके कितने होते, इसके कितने होते, मूल बिंदु होता, और इसके कितने होते बोलो 0 0 1 0 0 1। ठीक है भाई, यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है अगर मैं तीनों की लिमिट निकालूं तो तीनों के नीचे की लिमिट तो 0 पे ही बन रही है। 3D में है तो सबसे पहले जो पट्टी आएगी या स्ट्रिप आएगी वो कौन सी अक्ष के समांतर आएगी, जेड के। अब जेड ये है, जैसे ये कोई भी घन होता, यहाँ पर कोई भी घन होता, ये कोई भी घन है, ठीक है, और ये एक्स वाई समतल है। अब घन तो मोटा भी होता है तो यहाँ भी आएगा, ठीक है, एक्स वाई समतल है। अब जेड की नीचे की सीमा जेड बराबर 0 पे जा रही है, और ऊपर की सीमा कहाँ जा रही है, इस पृष्ठ पर, और यहाँ पर जेड का मान कितना है बोलो 1, कितना है 1। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है बोलो 0 से 1। अब एक्स वाई समतल में निकालनी है, एक्स वाई समतल में जेड का मान 0 कर दो, और जब जेड का मान 0 कर देते हैं तो अब ये वाला बचेगा, जब जेड का मान तो यहाँ 0 आ ही रहा, अब ये वाला बचेगा। अब कौन से अक्ष के समांतर पट्टी लोगे, वाई अक्ष के। अब वाई अक्ष के समांतर पट्टी लेंगे तो वाई के नीचे की सीमा 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक देखो अब वाई अक्ष के समांतर पट्टी आएगी। अभी तो हमने जेड अक्ष के समांतर ली है, जेड का मान 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जा रहा है 1 तक। फिर अब इसमें आएगी वाई अक्ष के समांतर पट्टी, अब यहाँ आएगी भाई, देखो वाई अक्ष यहीं से तो स्टार्ट होगी, वाई बराबर 0 से और वाई बराबर 1 तक। अब वाई अक्ष के समांतर पट्टी लेंगे जब आपकी यहाँ थी, यहाँ वाई बराबर 0 से वाई बराबर 1 तक, और ये पट्टी कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लगा के 1 तक, एक्स का मान 0 से 1 तक। तो ये 0 से 1 और ये भी 0 से 1। जब भी एग्जामिनर निर्देशीय अक्ष कह दे, जब भी एग्जामिनर निर्देशीय अक्ष कह दे और घन कह दे, जब भी एग्जामिनर निर्देशीय अक्ष कह दे और घन कह दे, तो उस केस के अंदर नीचे की लिमिट तो 0 0 0 ही होंगी और ऊपर की लिमिट आपकी सेम चली जाती हैं ए पर। ठीक है भाई, अब इसको अब हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमारे पास समाकलन किसके सापेक्ष होगा बोलो, 0 to 1, और ये 0 to 1।
जेड के सापेक्ष करो तो कितना आएगा 4z² बटे 2 और माइनस का आ जाएगा वाई जेड। समाकलन की लिमिट लगा दो 0 to 1, फिर आ जाएगा dx dy। फिर अब हमारे पास आ गया 0 to 1 और फिर ये 0 to 1, अब 2 से कट जाएगा ये 2 बार, तो कितना हुआ बोलो? जेड का मान रख दो 1, तो कितना बचा? 2 ही बचेगा ये। जेड का मान 1 रख दिया, 2 माइनस वाई। फिर अब आपका है dx dy। अब y के रेस्पेक्ट में समाकलन कर दीजिए अब इसका। अब y के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो अब आपका 0 to 1 है ही, y के रेस्पेक्ट में करेंगे आएगा 2y और ये होगा y² बटे 2। अब समाकलन की सीमाएं फिर से कहाँ तक आएंगी? 0 से 1, फिर कितना आ जाता है dx। 0 to 1, y का मान 1 रखो तो आएगा 2 और ये 1/2 और ये आ गया अब आपका dx। तो 2 माइनस 1/2 3/2 आ गया और dx x आएगा, 1 से 0 लगाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 3/2। तो 3/2 कोई ऑप्शन है क्या? थर्ड नंबर का ऑप्शन हो जाता है, तो थर्ड ही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये एक्स वाई समतल में पट्टी इधर की साइड में तो x बराबर 0 तक जाएगी और इधर की साइड में घूमते घूमते यहाँ तक x बराबर 1 तक, तो 0 से 1। अब y की नीचे की सीमा 0 थी और ऊपर की सीमा y बराबर 1 पे जा रही है और पट्टी इधर ली थी, तो z की सीमा नीचे 0 से लगा के इस समतल पर z बराबर 1 तक। तो हमेशा जब भी घन दे ना और एक्स वाई जेड तीनों निर्देशीय अक्ष दे दे तो सीधे नीचे की लिमिट 0 0 0 लगा देना और ऊपर की लिमिट जो भी घन की भुजा है कि लंबाई है a दे रखी है तो ए लगा देना, या फिर जो भी दे रखी है वो आप लगाकर क्वेश्चन को आसान तरीके से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। देखिए भाई एक कॉलेज लेक्चर का क्वेश्चन था, इसमें भी दे रखा होगा एक आध घन का क्वेश्चन तो इस बुक के अंदर। जैसे x बराबर वाई बराबर जेड बराबर a द्वारा घिरा हुआ घन है तो इसका मान निकालना है। तो सीधे लिमिट कहाँ से ले लेंगे? 0 से a, 0 से a और 0 से a। 0 to a, 0 to a। अगर निर्देशीय अक्ष घन की भुजाएं दे दे शुरुआती तो प्रथम अष्टांश अंक में आ जाता है वो, और फिर 0 से स्टार्ट होंगी तीनों की नीचे की सीमाएं और ऊपर की सीमाएं घन के पृष्ठ तक जाएंगी। घन के पृष्ठ पे 1 1 1 1 दूरी है, समतल बने हुए 1 1 1 दूरी पर, जैसे कि x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1। x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1, ये तीन समतल बने हुए हैं, तो वहीं समतलों तक ही ये जाती है। एक और घन का क्वेश्चन करा दूं इसी के साथ में, है ना? अभी आ जाए तो कहीं रास्ते में। 168 तो हो गया है ना? दो दे रखे घन वाले क्वेश्चन इसमें। लिख लिया? कौन सा? अभी कराता हूँ अभी करा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं।
हाँ ये दे रखा है भाई, एक आपका 199 क्वेश्चन है, टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज लेक्चर 2021, एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 दे दिया है ना। 199 199 199। देखो सबको आपस में अटैच करने का प्रयास करो, समाकलन का भी उपयोग करना सीखो यहाँ पर। अब जैसे चतुष्फलक का आयतन पूछा है, अब चतुष्फलक को वैसे बहुत लॉन्ग तरीके से कौन करेगा, लिमिट लगाकर। तो डायरेक्टली समाकलन आप जानते हो, चतुष्फलक में प्रथम अष्टांश अंक में डायरेक्टली लगा देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये भी चीज़ें तो होती हैं, जैसे कि मैं एक चतुष्फलक का क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, एक है ना, जबकि यहाँ तो आपके लिए पृष्ठ समाकलन से भी सॉल्व करके दे रखा है, फिर लिमिट निकाल कर भी सॉल्व करके दे रखा है। अब दोनों से ही लेंदी पड़ेगा, तो हमारे पास तो डायरेक्टली भी तो है प्रथम अष्टांश अंक में। देखो क्वेश्चन दे रखा है एक, लिख लो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आप जितनी जल्दी कर दोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिल जाता है। चतुष्फलक, कितने फलक हैं इसके, 4। चतुष्फलक, और चतुष्फलक यानी कि पिरामिड की तरह संरचना बनेगी। x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 0, यानी कि निर्देशी समतल आ गए। और एक दे रखा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। और आपको डायरेक्टली समाकलन की शर्त जानते हो ना, x बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 होने चाहिए, यानी 0 आ रहे हैं, शर्त में आ रहे हैं। और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए, इक्वल भी तो आता है, तो ये भी शर्त में आ रहा है, दोनों ही दोनों डायरेक्टली की शर्त में आ रहे हैं। पर एफ वेक्टर बराबर दे रखा है एक्स वाई आई, यहाँ से जेड स्क्वायर जे, और यहाँ से दे रखा 2y जेड के लिए आप जानते हो ओवर द सरफेस ए वेक्टर डॉट एन कैप डी एस का मान ज्ञात कीजिए। या फिर डायरेक्ट लिख के दे देता एग्जामिनर, F1 F2 और F3 डी बाई डी जेड, इसकी वैल्यू लिख के पूछ लेता। अब इसका मान आपको ज्ञात करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आप समझदार तो शुरू से हुई, तो इसको गॉस प्रमेय के द्वारा बदल देंगे। गॉस प्रमेय के द्वारा इसको किस में बदल देंगे, वॉल्यूम में। वॉल्यूम समाकलन, आयतन समाकलन तो होता है प्रथम अष्टांश अंक में डायरेक्टली का। अब वॉल्यूम में बदलो तो क्या आएगा, बोलो, डेल F1 ओवर डेल एक्स, डेल F2 ओवर डेल वाई, और डेल F3 ओवर डेल जेड, और ये आता है आपके पास कितना, डी बी, यानी डी एक्स डी वाई डी जेड, यही तो होता है। आज इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करो ओवर द वॉल्यूम बी, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा कितना आएगा, वाई, इसका वाई के रेस्पेक्ट में करो कितना आएगा, 0, और इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे कितना आएगा, 2y, और इधर से अब आपका वही चल रहा है डी, यानी कि 2y और y कितने हो गए, 3y। ये बुक में डायरेक्टली से सॉल्यूशन नहीं है कि आप ढूंढते रहो, ये तो आप अपना माइंड यूज कर सकते हो, कौन सी कंडीशन बन सकती है, डायरेक्टली वाली बन रही तो डायरेक्टली लगा दो। ये ओवर द वॉल्यूम बी, ये बन जाएगा, वॉल्यूम बी है ना, तो ये बन जाएगा, देखो एक्स की पावर कितनी है अब यहाँ पर, 0, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 को क्या लिख सकते हो, बोलो 1 - 1, वाई की पावर कितनी है 1, तो यानी कि 2 - 1, और जेड की पावर कितनी है 0, तो 1 - 1, और क्या आता है डी एक्स डी वाई डी जेड। क्योंकि डायरेक्टली की शर्त पूरी हो रही है, किसकी शर्त पूरी हो रही है, डायरेक्टली की शर्त पूरी, डायरेक्टली समाकलन की शर्त कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है ना। और डायरेक्टली समाकलन को मैं आपको बता देता हूँ, ओवर द ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये ट्रिपल में ही कन्वर्ट होगा, और एक्स की पावर l - 1, वाई की पावर m - 1, और जेड की पावर n - 1, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका जो मान होता है वो होता है गामा l, गामा m, गामा n, और गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। लेकिन कब, जब x y z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो, तथा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल 1 से घिरा हुआ आयतन वी हो। घिरा आयतन क्या हो बोलो, वी हो। तो वहाँ डायरेक्टली का यूज मैंने वेक्टर में कर दिया, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि डायरेक्टली की शर्त पूरी हो रही है। अब हम जंजाल में नहीं पड़ते, फिर 3 की लिमिट लगानी पड़ती कि जेड की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वाई की कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एक्स की कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो उस लिमिट से फ्री हो गए आप। अब उस लिमिट से फ्री हो गए तो ये आप जानते हो घिरा हुआ आयतन अब एक्स वाई जेड 0 दे रखे हैं, संतुष्ट हो रहा है, और ये बराबर में 1 दे रखा है, ये भी संतुष्ट हो रहा है। ठीक है भाई, तो ये संतुष्टि इसको मिल रही है। जब संतुष्टि इसको मिल रही है तो ये तो 3 आ ही रहा है, तो ये आएगा गामा 1, ये भी गामा 2, और ये गामा 1, ये आएगा गामा, चारों को जोड़ दो 1 + 2 + 1 और लास्ट में 1 जुड़ता ही है। तो ये तो हो गया 3, गामा 1 का मान फैक्टोरियल 0 1, गामा 2 का मान फैक्टोरियल 1 1, इसका भी 1, ये हो गया 3 और 2 5। तो ये तो ऊपर 1 बन गया, और ये हो गया गामा 5। गामा 5 का मतलब होगा फैक्टोरियल 4, और ये कितना होगा 3/24 और 1/8। 1/8 आंसर हो जाएगा। और बुक में क्या दे रखा वो हम एक बार देख लेते हैं। भाई प्रॉपर्टी आप जानते हो, तो वैसे तो लिमिटों के केस में कौन फंसता, ना पृष्ठ के केस में फंसना चाहते हैं। पृष्ठ में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आयतन में भगने का प्रयास करो, वॉल्यूम दे दे तो बंद। आयतन में चले जाते हो तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और आयतन में फिर देख लो गोला है कि घन है कि चतुष्फलक है, या चतुष्फलक देगा। चतुष्फलक के लिए डायरेक्टली है आपके पास, घन के लिए 0 0 0 से अपर लिमिट, और गोले का आयतन नॉर्मली निकल ही जाता है। तो उसी टाइप से क्वेश्चन बना के एग्जामिनर देता है। तो मैंने चतुष्फलक वाला क्वेश्चन भी ले लिया, 1/80 दे रखा है इसका। पेन देना 1 मिनट इसको। 168 हो गया ना, 3/2 आया था इसका आंसर। एक आप देख सकते हो 178, वन 193 को कौन करके दिखाएगा, कर सकता है कि कोई? 193, 199, 193, 199, 199 हो गया। ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक 208 है, 208 कर लोगे 208 को? 212, 216, 208, 212, 216, 218, 219,
236, 236, हो गया ना। एक सौ 33, 125, 125। थोड़ा खुद आइडेंटिफाई करना सीखो भाई, एग्जाम पेपर ऐसे ही आता है मिक्सअप में। मैं करने को तो अलग अलग पीपीटी तो बनवानी पड़ती है, इसको अलग करके बनवा लाऊं और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैं अलग नहीं करवाता इनको, क्योंकि सीट से ही छांटना सीखो आप। क्वेश्चन को सीट से छांटना सीखेंगे तो पेपर में भी देखना सीख जाओगे। अब मैं यहाँ पूरा करके ही आपको दे दूंगा तो फिर आप कुछ ही नहीं सीख पाओगे। अब एक टाइप के क्वेश्चन मैंने एक साइड करा दिए, लेकिन पेपर में मिक्सअप आएंगे तो मेन तो आइडेंटिफिकेशन होता है। जब आइडेंटिफिकेशन जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। तो मेन आइडेंटिफिकेशन होता है। अब जैसे वेक्टर के क्वेश्चन मिक्सअप में, अब आपको खुद को पहचानना है कि कौन सा गॉस का क्वेश्चन है। आप खुद गॉस के क्वेश्चन को पहचान लोगे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो क्वेश्चन जल्दी निकाल सकते हो। ये चीज़ें होती हैं भाई। तो इसी कारण मैं इनको अलग अलग नहीं करवाता, इस कारण मैं सभी को मिक्सअप में ही रहने देता हूँ। ये दे रखा है 111, 112, ये तो करा दिए थे ना। 111, 112, इसके पीछे कुछ बचा है क्या? 48, हाँ जो भी हैं, फिर थोड़े बहुत जो पीछे वाले हैं वो रिपीटेशन में आ जाते हैं, है ना। फिर तो गॉस अपसरण प्रमेय का संबंध है, ठीक है। 48 है, लीजिए पेन लीजिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन पे प्रयास करेंगे आप 193 पर सबसे पहले। 193, 193, 193 कीजिए भाई। कौन सा मेथड लगाएंगे आप? वन 193, कौन सा अष्टांश अंक दे रखा है? प्रथम, और प्रथम दे रखा है वो भी गोले का। तो प्रथम अष्टांशक में भारी भाग है तो प्रथम अष्टांशक का आयतन निकाल लेंगे ना, प्रथम अष्टांशक के आयतन में कन्वर्ट कर देंगे ना। जहाँ एस गोले का प्रथम अष्टांशक में भारी भाग है, प्रथम अष्टांशक में भारी भाग कौन सा आएगा बोलो? यहाँ से काटो, यहाँ से काटो और यहाँ से काटो तो एक हिस्सा निकाल लो। ड्रिकले को भूल रहे हो शायद आप। देखो, जैसे कि ये वाला है आपका, एक तो आपने आधा काट दिया, गोला आधा हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो गया। और ऊपर वाला हिस्सा होने के बाद फिर से यहाँ से काट दो, अब एक हिस्सा ये हो गया। यानी कि अब इसको भी फिर से आधे हिस्से से काट दो, यहाँ से, ठीक है। एक और आधे हिस्से से काट दो, तो ये वाला जो हिस्सा निकलेगा ना, पीछे वाला है जो, या आगे वाला जो भी है, वो प्रथम अष्टांशक का निकलेगा। किसका निकलेगा? प्रथम अष्टांशक का हिस्सा निकलता है, कुछ इस प्रकार से निकलेगा।
कुछ इस प्रकार से इसका जो हिस्सा है वो प्रथम अष्टांशक में निकलना है ना। 3D में है ना, प्रथम अष्टांशक में एक्स वाई जेड अक्षों के अंदर। अरे जौन सो टीना बन जा, कोई दिक्कत ना, पर ये समझाने के लिए केवल यहाँ से एक हिस्सा निकालना पड़ेगा आपको और एक हिस्सा निकलता है। देखिए प्रथम अष्टांशक, और प्रथम अष्टांशक में आप डायरेक्टली समाकलन तो लगा सकते हो। और प्रथम अष्टांशक में डायरेक्टली समाकलन के लिए जैसे मैंने दीर्घवृत्त वाले क्वेश्चंस कराए थे, आपको कुछ याद आ रहा हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी। बराबर में एक, तो इसको क्या माना था u, इसको b और इसको w, तो u v w ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाता है। और यहाँ से ये u v w ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाता है। अब यहाँ दे रखा है गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में कितना 1, तो इसको u मान लेना, इसको b मान लेना और इसको w मान लेना और डायरेक्टली समाकलन से इसको सॉल्व करके लाना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये भी दिया हुआ आयतन समाकलन का, कॉलेज लेक्चर 2021 का, अजय करके लाना, नहीं होता है तो मैं तो बता दिया, और नहीं तो फिर लिमिट आपको पता ही है, प्रथम अष्टांशक में 0 से स्टार्ट होगी। प्रथम अष्टांशक में एक्स वाई जेड तीनों का मान 0 से स्टार्ट होगा। और नीचे 0 से गोलार्ध की पर्दी पड़ जाएगी पहले, फिर जेड का मान 0 रख देंगे तो एक्स वाई समतल में आ जाएगा, फिर एक्स वाई समतल में लिमिट निकाल देना, वैसे कर लेना वाले। देखो एक अचर सदिश है और एक कई बार पूछा जाता है और डायरेक्ट ही आपसे डेल क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू पूछी जा चुकी है। यदि ए एक अचर सदिश है और बी एक बंद पृष्ठ एस द्वारा घिरा हुआ आयतन हो तो ओवर द सरफेस एस एन कैप क्रॉस ए क्रॉस आर डी एस की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखो ये आपको पता है कि ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बोलो, आयतन समाकलन में। ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में बोलो, आयतन समाकलन में। तो सबसे पहले तो इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करो और यहाँ क्या लग जाएगा बोलो, डेल। जहाँ एन कैप है वहाँ क्या लग जाता है बोलो, डेल। ये ए वेक्टर है और ये क्या है बोलो, आपका आर वेक्टर है। कोई समस्या? अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ डी भी हो जाता है। ठीक है भाई, ये डेल क्रॉस ए क्रॉस आर वेक्टर है तो सदिश ही आएगा, जाहिर सी बात है। अभी सदिश ही आएगा तो ये तो कन्फर्म है सदिश आता है। और इसका मान तो सबसे पहले जैसे कि आप ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकालते हो तो कितना आएगा बोलो, आई जे के, इसके घटक हैं A1 A2 A3 और इसका है एक्स वाई जेड। सबसे पहले निकालो आई का, ये आएगा A2 जेड माइनस A3 वाई। फिर जे का निकालो, प्लस का जे, प्लस कर रहे हो ना तो प्लस करो तो उल्टा लो, एक्स A3 माइनस जेड A1 प्लस के का गुणांक लिखो बाई A1 माइनस एक्स A2। अब हमें लेना है क्या, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर। ये अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तो ये गॉस के साथ में पूछ लिया, ये अलग से भी पूछा गया है। डेल क्रॉस ए क्रॉस आर का मान 2a आता है शायद। यहाँ से निकलेगा आई जे के, ठीक है। यहाँ से डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। और ये कितना है बोलो, A2 जेड माइनस A3 वाई, ये एक्स A3 माइनस जेड A1 और लास्ट वाला क्या है बोलो आपका, वाई A1 माइनस एक्स A2। ये आ गया। आज इसका निकालो, ये आ गया आई का गुणांक क्या आएगा बोलो, इसका वाई के रेस्पेक्ट में माइनस इसका जेड के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचा A1
और इसका जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या बचा, प्लस का ए वन, तो ए वन आया है, तो अगले में क्या आएगा ए टू, अगले में क्या आएगा ए थ्री जे ए टू, और ये आएगा के ए थ्री। सममिति का उपयोग किया करो हमेशा। तो 2a1 हो गया, तो 2 बार a1 आई, a2 जे a3 के, तो आ गया 2a वेक्टर। और एक बार इस सेकेंड ग्रेड में सीधा ही पूछा गया है, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर का मान 2a वेक्टर आता है, सीधा ही पूछा गया है। और एक बार इसके साथ पूछ लिया, तो ये हो गया अब हमारे पास कितना बोलिए ओवर द वॉल्यूम बी, ये हो गया 2a वेक्टर dv। अब चूंकि ए वेक्टर पहले से ही अचर है, तो 2a वेक्टर तो बाहर, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है पहले से ही v दे रखा है, तो 2av हो जाएगा इसका आंसर 2av। इसका जो आंसर है वो कितना हो जाता है 2av हो जाता है। पूछा था ना कौन से पेपर में, सेकंड ग्रेड का ही होगा शायद। ये कौन सा क्वेश्चन है 181। हाँ भाई 182 ये करेंगे का, एक 182 में मुझे एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन नंबर 182 में क्या ड्रिकले लग सकता है क्या, नहीं लगेगा ना। एक लिमिट होगा कि सीख ही लो, क्योंकि बार बार दिक्कत हो सकती है, अभी नहीं लग पाए कोई तो लिमिट तो निकालना आना ही चाहिए, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि टाइम बच रहा है और क्वेश्चन टफ पड़ रहा है, तो टाइम बच रहा है तो एक क्वेश्चन से 2 नंबर का अगर फ़ायदा होता है तो सीखना तो उसे भी ज़रूरी होता है हमेशा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इजी ही आ जाए, टफ आ जाए। अभी बाय द वे जैसे कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 182, इससे अगला ही, वो तो मैंने ड्रिकले से करा दिया था, 1 दे रखा था बराबर में, यहाँ बराबर में 1 नहीं है। चतुष्फलक तो जानते ही होंगे, जिसके 4 फलक होते हैं। जैसे पिरामिड की संरचना देखिए, ऐसी संरचना होती है। तो देखिए कौन करेगा इसको, सबसे पहले देखते हैं भाई। 182 क्वेश्चन नंबर 182, इसको ले लेते हैं। बढ़े आगे उसमें तो भैया डायरेक्टली फैले को 182 में डायरेक्टली थोड़ी लग जाएगा। बराबर में 4 है, बराबर में क्या है 4 है, बराबर में 4 है। अब मैं नीचे 4 को भेज भी देता तो फिर उनके गुणांक अलग अलग बदल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ लेस देन इक्वल 1 ही होना चाहिए था। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेंगे उसको, है ना, कोशिश करेंगे। मैं देखो सीखना चाहिए, अगर हो सकता है कि अगर दूसरे इजी तरीके से वे में हो जाता है तो सीखना तो जब भी चाहिए। अभी तो हम इसको मेथड से कर लेते हैं, फिर ट्राई करके देखेंगे, पॉसिबिलिटी बन सकती है तो डायरेक्टली की बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। 3 समतल दे ही रखे हैं, कितने समतल हैं बोलो, 3 समतल दे रखे हैं। हाँ जी, कितने समतल दे रखे हैं 3।
है ना। और एक समतल आपका ये दे ही रखा है, तीनों निर्देशी समतल हैं। तीनों की तीनों कैसे समतल है बोलो, निर्देशी समतल है। अब तीनों की तीनों आपके निर्देशी समतल दे ही रखें, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है और एक जेड अक्ष है। जैसे कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब भाई एक्स के कोऑर्डिनेट बोलो कहाँ से कहाँ तक है, एक्स अक्ष पे काटेगा। हाँ भाई एक्स अक्ष पे समतल काटेगा, कहाँ पर काटेगा, वाई और जेड जीरो कर दो तो एक्स का मान कितना आएगा 2। वाई अक्ष पर काटेगा, एक्स और जेड जीरो कर दो तो कहाँ पे काट रहा है, ये भी 2 पर, 0 2 0। और जेड पर काटेगा, इन दोनों को जीरो करो, जेड बराबर 4 पर, तो 0 0 0 0 4 पर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। अब हम सबसे पहले एक्स वाई समतल से लेंगे एक पट्टी, यहीं से तो लेंगे आप, और जेड समतल पे लेते हो आप, ऐसे तो लेते हो। अब आपको सीधा पता है कि यानी एक्स वाई तल पे जेड बराबर कितना है, यहाँ पर 0, और यहाँ तक जा रही है। अब वो यहाँ तक जा रही है यानी कि इस समतल तक। जैसे कि संरचना को समझने का प्रयास करो थोड़ा सा, ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई और ये जेड है ना, ये समतल है, ये क्या है समतल। समतल कौन सा दे रखा है, ये 2x + 2y + z बराबर 4, ये तो समतल है। अब आपने पट्टी कौन की समांतर ली है, जेड के, जो अंगूठा दिखाई दे रहा है वो जेड है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये रहा समतल। अब जेड के तो एक्स से लेंगे, यहाँ से लेंगे पट्टी, ये जा रही है नीचे, तो जेड का मान क्या है 0, और ऊपर कहाँ जा रहा है देखो, मोबाइल के ऊपर जा रहा है ना, यानी इस समतल पे जा रहा है, और इस समतल पे जेड का मान निकाल लो, है ना। तो यहाँ से जब हमारे पास ये आएगा ना, तो सबसे पहले तो मैं इसको वॉल्यूम में बदल देता हूँ, है ना, ओवर द वॉल्यूम। तो इसका होगा एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना हुआ बोलो 4x, और फिर इसका होगा वाई के रेस्पेक्ट में यानी कि -2x, और इसका होगा जेड के रेस्पेक्ट में यानी कि 0, और ये हो जाएगा अब आपके पास कितना dx dy और dz। ठीक है भाई। अभी कितना बचा 2x, तो 2 बार ओवर द ट्रिपल इंटीग्रेशन v4 वॉल्यूम x dx dy और dz। अब सबसे पहले तो मुझे z की सीमाएं चाहिए। z की नीचे की सीमा देखो, तीनों की नीचे तो 0 से ही है, बस निर्देशी अक्ष दे रखा है, x बराबर y बराबर z बराबर 0। अब ऊपर की सीमा इस समतल पे गई है, इस समतल पे। अब इस समतल पे बोलो z का मान कितना आएगा, तो हमेशा जब नीचे की सीमा है वो तो कोई दिक्कत होती नहीं, तो z की सीमा यहाँ से निकलेगी, कितनी आएगी 4 - 2x - 2y। अब जैसे z की निकल जाती है तो अब z अक्ष को कर देंगे 0, अब क्या बची x और y। अब z खत्म हो जाएगा, जब जैसे ही z खत्म हो जाता है यहाँ से, अब x और y बचेगा। अब पट्टी किसके समांतर है, y के, तो y के नीचे की सीमा तो 0 है, फिर ऊपर की सीमा इस रेखा पर जाएगी, और यहाँ से ये आएगा 4 - 2x / 2, तो 2 - x कहाँ तक जाएगी 2 - x तक। अब ये भी 0 हो जाएगा। अब x की लिमिट 0 सी, और 0 से कहाँ तक जा रही थी 2 तक, तो 0 से 2 हो जाएगी, यानी जो पट्टी है वो 0 से 2 मूव करेगी। जो पट्टी है आपकी कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी, 0 से 2 मूव करती है। ठीक है भाई। अब इस समाकलन को आपको सॉल्व करना है। ये तो आपका 2 बचा ही है, ये 0 से 2 है ही है, ये 0 से 2 - x है ही है। हाँ जी, सबसे पहले x का होगा नहीं, z का कर दो, z का z हो जाएगा dz का, ये 0 है, अपर लिमिट है 4 - 2x - 2y, फिर आपका बचा हुआ है कितना dx dy, है ना, dx dy रख दो, ये आ गया आपका 2, है ना। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दूँ सीधा ही भाई, देखो 4 - 2x - 2y क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसे 0 से 2 लिख दूँ, इसे 0 से 2 - x लिख दूँ, यहाँ x पहले से है ही है, यहाँ 2 कॉमन निकाल दूँ, इसे क्या लिखूँ 2 - x - y, और ये कितना हो गया dx dy। अब 2 को कहाँ भेज दूँ बाहर, तो 2 × 2 कितना होता है बोलो 4, 0 से 2। हाँ भाई x का तो होगा ही नहीं। अब हम किसका कर रहे हैं, y के सापेक्ष। इधर से देखो x का हुआ नहीं, 2 - x का होगा नहीं, ये कितना आएगा 2 - x
इसका गुणांक कितना 1, तो इसका कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस एक्स है ना, 2 माइनस एक्स का गुणांक कितना 1, तो इसका कितना हो जाएगा भाई के सापेक्ष कर रहा हूँ माइनस, अब ये बाई है, बाई का कितना समाकलन होता है बाई स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट है 0 से 2 माइनस एक्स, फिर किसके सापेक्ष कर देंगे dx के सापेक्ष। ठीक है भाई, अभी आपका 4 चल ही रहा है, ये 0 से 2 है ही, ये x है ही, अब 2 माइनस एक्स रखो, ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब वो बाई का मान 0 रखेंगे, 0 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये dx हो गया। अब आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसके स्क्वायर में से यानी 1 में से 1/2 घट रहा है, तो आधा बचेगा, तो 1/2 आ जाएगा, ये बचेगा 1/2, तो ये आ गया 4, ये 0 से 2 यानी कि x/2, और ये हो गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और कितना हो गया dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये बचा 0 से 2, ये x है ही, इसका होल स्क्वायर खोलो, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये प्लस का 4, और कितना हो गया बोलो आपका dx हो गया। अब इसका समाकलन करो भाई, ये 2 है ही, ये एक्स क्यू का होगा बोलो कितना x4 अपॉन 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर का कितना होगा बोलो x³ अपॉन 3, ये हो गया 4x, तो 4x का होगा 4x स्क्वायर अपॉन 2, और समाकलन की सीमाएं 0 से 2, 0 पे तो 0 आएगा, अब 2 रख दो, 2 रखो भाई, 2 की पावर 4 16, 16/4 4, अब ये हो गया 32/3, बटे में आ रहा है क्या आंसर, और ये कितना होगा 4 चौक 16, 16/2 8, 8 4 12, 2 12 माइनस 32/3, तो कितना आया ये बोलो 2, 36 माइनस 32 4/3, और 4/3 कन्वर्ट टू मल्टीप्लाई बाई 2 8/3। ठीक है भाई, है कोई ऑप्शन नहीं है, तो 4th नंबर का ऑप्शन हो जाता है इसका। देखो ध्यान रखो, हमेशा नीचे की लिमिट अगर दे रखी हूँ सभी में 0 0 लगेंगे, 0 लगाने के बाद जेड की ऊपर की लिमिट यहाँ से निकाल लिया करो, जेड की निकालने के बाद जेड का मान 0 कर दो, फिर यहाँ से वाई की मान निकाल लो, फिर जेड और वाई दोनों का 0 कर दो, फिर एक्स का निकाल लो ऊपर का मान, सीधा लिमिट लगाकर और आंसर निकाल सकते हो आप, और करना चाहो तो इसे कर सकते हो। एक बार डायरेक्टली से प्रयास करो भाई, क्या पॉसिबिलिटी है क्या डायरेक्टली से सॉल्व करने की। क्या डायरेक्टली से पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसे सॉल्व करने की, प्रयास तो करेंगे एक बार, क्योंकि प्रयास करोगे तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि तुम तो करेंगे नहीं, मैं कहता हूँ डायरेक्टली करके देखियो लाला एक बार लग सकेगा। अब लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लगता है, अगर लग गया तो इजी हो जाएगा, फिर हम इसी से करेंगे एग्जाम पेपर पे। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, लग रहा है, कोशिश करते हैं भाई, चीज़ों को पहले तो विस्तार से पढ़ा करो, फिर उसके बाद उनको अटैच करने का प्रयास किया कीजिए। हेलो, देखो इसको, ये तो हो गया।
फिर गॉस के क्वेश्चंस करके देखना। स्टॉक का खेल तो हम बहुत ना के बराबर रखेंगे, बस स्टेटमेंट रटेंगे उसका। कि स्टॉक से क्वेश्चन करने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। हम तो आयतन में जाने का प्रयास करेंगे, और आयतन में ज़्यादातर ड्रिगले या फिर गोला या फिर घन, 2-3 चीज़ें ही बन पाती हैं। ठीक है, और उसमें आप ग्रीन प्रमेय का यूज कर सकते हो। ठीक है, लिखें इसको। अबे ड्रिगले की शर्त ये रही कि भाई एक्स वाई जेड या तो 0 हो और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल 1 हो, यही तो रे। और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए, यही तो शर्त होती है। क्या और कुछ शर्त होती है? यही तो होती है। ड्रिगले में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। देखो ड्रिगले से करता, मैं इस क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया ना सभी ने। अब मैं ड्रिगले से करने का प्रयास कर रहा हूँ, आंसर आ जाए तो फिर आप इसी प्रकार कर लेना सभी क्वेश्चंस को। आंसर नहीं आए तो फिर ऐसे तो करना है ही है। ठीक है, एक प्रयास कर लीजिए। हम तो सीधे ही क्वेश्चन यही कराते हैं आपको क्लासरूम के अंदर, जो भी होता है रिजल्ट यही निकल के आ जाता है आपको एग्जाम पेपर में आपको। हाँ जी, ड्रिगले से किया क्या किसी ने? आंसर बैठा क्या? अजय आंसर बैठा क्या ड्रिगले से? जल्दी लिखो भाई, थोड़ा स्पीड से लिखो। देखो एक बार ड्रिगले की शर्तों को थोड़ा सा मूव कर लीजिए आप। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए, या तो 1 के इक्वल हो। अब देखो 0 तो है ना। अब 0 तो है और एक प्रथम अष्टांग संख्या दे रखा है। प्रथम अष्टांग संख्या है क्या? प्रथम में ही तो है, प्रथम में ना। तो ये प्रथम में दे रखा है, तो देखो यहाँ से ये आपका 2x था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, प्रेम मत करना। 2x, ये 2x है, ये 2y है, और यहाँ से आपका दे रखा है बोलो z बराबर का क्या है 4। और x y z पहले से क्या दे रखे हैं बोलो भाई। ड्रिगले की ये शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन लेस देन इक्वल बनाना चाहिए था। तो मैं अगर इसमें किसका भाग दे दूँ? 4 का भाग देते हो तो ये बनेगा x/2, ये बनेगा y/2, और ये बनेगा z/4, और ये कितना बन गया? बराबर में 1। ठीक है, इसको मैं u मानूँ, इसको b मानूँ, और इसको w। इसको u मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ w, है ना। तो यहाँ से x/2 बराबर माना है अपने u, y/2 माना है अपने v, और z/2 बराबर माना है अपने कितना? w। z/4 बराबर माना है अपने कितना? w। ठीक है भाई, dx का मान कितना हुआ? 2du। dy का मान कितना हुआ? 2db। और dz का मान कितना हुआ? 4dw। अभी क्यों माना है? अब मुझे बताओ, क्या ड्रिगले की शर्त अभी तक तो संतुष्ट है? तो देयरफॉर जब इसको u v w मानते हो तो देयरफॉर u प्लस b प्लस w कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 1 भाई। u v w बराबर बना रहा है। फिर शर्त दूसरी होनी चाहिए कि u v w ग्रेटर देन इक्वल 0 आनी चाहिए। तो u v w का मान कितना आ रहा है फिर बोलो? यहाँ से x का मान 0 है, y का मान 0 है, और z का मान भी कितना है? z का मान कितना है बोलो? 0 है ना। तो u v w 0 आ रहा है, तो संतुष्टि तो यहाँ भी मिल रही है इसको। ठीक है भाई, अब ट्राई करते हैं, इससे आ जाता है तो अच्छी बात है। अब देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन चल ही रहा था। यहाँ कितना आया था बोलो? x dx dy dz, x dx dy dz। हाँ जी, ओवर द ट्रिपल इंटीग्रेशन। हाँ जी, x की वैल्यू कितनी थी? 2u। इसका मान कितना था? 2du। इसका कितना था? 2db। इसका कितना था? 4dw। अभी कितना हुआ? 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32।
अब ओवर द ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम बी, यू की पावर कितने लिखेंगे 2 माइनस 1, बी की पावर और डब्ल्यू की पावर डी यू डी बी और डी डब्ल्यू। 32 गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तो आता है। गामा 5 32 और गामा 5 का मतलब 24 आएगा नीचे। चार बटे 3 आया है। क्यों 2 से गुणा करने की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा अच्छा, ये 2x था भाई, 2x था ना ये, या इसको कहाँ भूल गए आप? ये 2 आ गया बाहर और इसको 64 कर देता हूँ, है ना। सिक्सटी फोर 64 64 64 8/3 आया है क्या? बैठ गया डायरेक्टली से। अभी मैंने किया डायरेक्टली से, अब डायरेक्टली आसान लगा के ये वाला, अब जिसकी डायरेक्टली पे प्रैक्टिस है उसको डायरेक्टली बहुत आसान लगता है। तो जब तो मैंने गोले का प्रथम अष्टांग अंग वाला डायरेक्टली से कराने के लिए बोला है, आएगा जरूर उससे भी। तो नहीं, इसको आप वेक्टर से ही करते रहते या आंसर रटते रहते इनके। अब कम से कम विकल्प तो है आपके पास। हाँ, इससे टप पड़ता तो मैं इस रास्ते से ना जाकर इस रास्ते से जाना चाहूँगा। पहले विस्तार से पढ़ा करो, फिर उसको संकीर्ण किया करो, चीज़ों को अप्लाई करना सीखो। मैं भी पहली बार ही करा रहा हूँ इनको डायरेक्टली से इस बार, नहीं पहले भी मैंने वेक्टर की फॉर्म से ही कराया था। फिर मैंने कहा नई नई चीज़ें सीखनी भी चाहिए बच्चों को, जब अप्लाई हो रही हैं तो चीज़ें। पहले आप नहीं थे, सही बात है। अपना ज्ञान तो अपने पास रखो और मास्टर के पास नेको ज्ञान है मत छोड़ो, सब ले ले करो, तरक्की करनी है तो। ठीक है, जो भी अष्टांग संघ के क्वेश्चन दे रखे हैं, हाँ भाई देखो, 2 चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आधे गोला में दे रखो है तो प्रथम अष्टांग संघ में निकाल लो, और प्रथम अष्टांग संघ में निकाल, टोटल 8 अष्टांग संघ बने और 4 को गुणा कर देंगे। अर्धगोला में कितने अष्टांग संघ बनेंगे? 4। ये आधा गोला है, एक ज्यों कटे को एक ज्यों, 1 2 3 4, 4 ऊपर बने और 4 नीचे बने, 8 बने टोटल। अर्धगोला में पूछे तो 4 को मल्टीप्लाई करनी है, प्रथम अष्टांग संघ में लगा दी हूँ, कौन सी पर में? डायरेक्टली वाली। ठीक है, और प्रथम में पूछा जब तो कोई समस्या होती ही नहीं, सीधा लग जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करके देखोगे ना, अब तो डायरेक्टली भी आप जानते हो। और कल जो रहे से क्वेश्चन है और स्टॉक पर में है, और वो बस कंटिन्यूस ले लेंगे कल से आपके क्वेश्चंस। कल और परसों 2 दिन क्वेश्चन चल जाएंगे, उसमें आपका पूरा वेक्टर हो जाएगा। 11 बजे तक कर दें? अरे किसकी, क्या कह रहे हो?